बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है यासर आरफ साहब। यासर आरफ साहब का नाम आते ही आपके ज़हन में बात आ जानी चाहिए कि आज हम बात करेंगे तख्त कश्मीर के हवाले से। तो नाज़रीन, तख्त कश्मीर की तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी ज़ाती गाड़ी हमेशा साथ रखता हूँ और किसी वक्त भी घर जाना पड़ सकता है। इस पर भी बात करेंगे। फिर सेक्रेटरी जंगलात जो हैं कश्मीर के, उनको नैब वालों ने उठाया था फिर छोड़ दिया, उसके पीछे भी एक बड़ी पुरस्कार कहानी है। और सीक्रेट फ़ंड के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि सीक्रेट फ़ंड पे ना पूछें, जिसको ये फ़ंड गया है वो खुद बड़ा तकड़ा है, उससे कोई नहीं पूछ सकता। तो यासर आरफ साहब से हम बात करेंगे। यासर आरफ साहब, ये बताइएगा कि अनवारुल हक साहब ने ये कहा है कि मैं काफ़िले में अपनी ज़ाती गाड़ी हमेशा साथ रखता हूँ, यानी इतना उनको डर पड़ गया कि किसी वक्त काफ़िला रवां धवां होगा और उनकी बरतरफी का आर्डर आ जाएगा। यार, पार्लिमानी जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता कि काफ़िला रवां धवां है, वो चकोठी या चढ़ोई में कहीं पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको वहीं पे फारग कर दिया जाए और अपनी गाड़ी में घर चले जाएं। क्या मतलब है इसका? मांगड़ साहब, वो शायर ने कहा था, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो हम डे वन से ये कह रहे हैं कि ये बहुत नाजुक शाख थी, बल्कि सूखी हुई शाख, वो टहनी थी जिसके ऊपर ये आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का आशियाना बनाया गया है। बड़ा नापायदार है और आशियाना बनाकर जिसको उस आशियाने में बैठाया गया वो खुद बारहा अपनी ज़बान से इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मुझे अपने बारे में पता है और मैं कब चला जाऊंगा, कब मुझे भेज दिया जाएगा। और कल तो उन्होंने खुल के ये दबंग स्टेटमेंट दे दी कि प्राइवेट गाड़ी मेरे साथ होती है, मेरे जाने में कोई ताख़ीर नहीं। पहले भी उन्होंने कहा मैं चादर कंधे पे रखूँगा, बिम्बर चला जाऊँगा। तो बुनियादी तौर पे जब रियासतों के अंदर इस तर्ज के गैर मारूफ, कमज़ोर और अवाम के मफाद के मगायर फैसले किए जाते हैं बिलखुसूस इक़्तिदार के हवाले से, तो उसके नताइज यही होते हैं कि डखियाँ लगा के किसी को आप कुर्सी पे चढ़ा के बैठा तो देते हैं, लेकिन वो वहाँ पर से भी बार बार यही राग अलाप रहा होता है कि मुझे जहाँ बैठाया गया है, मेरे आसाब में सकत नहीं है इस मनसब को संभालने की। तो अनवार साहब ने इसलिए कहा। साथ ही उन्होंने इसलिए भी कहा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी ने चौधरी रियाज साहब के घर माजी में एक अदम एतमाद की रेजोल्यूशन के ऊपर दस्तखत लिए हुए हैं अनवार साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़। अनवार साहब ने बहुत बड़ा जाट का खड़ाक करना था। पहले माजी में उन्होंने बात की थी अपनी हुकूमत के आगाज़ में कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो वो भी उनके पर काट लिए गए थे अदम एतमाद के ऊपर दस्तखत करके कि वो असम्बली नहीं तोड़ सकते। उन्हें पता है वहाँ से भी मेरा पत्ता कटा हुआ है। इसके अलावा ये हुआ कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गुज्जर बरादरी के मेंबरान असम्बली और वज़रा हैं, वो वहाँ के जो स्पीकर हैं वो भी गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनके पास गए एशाइये के ऊपर और वहाँ पे जाके उन्होंने सख्त रिजर्वेशंस दी इसके ऊपर कि एक सेक्रेटरी हुकूमत चौधरी इम्तियाज़ साहब, उनको एहतसाब ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। सेक्रेटरी जंगलात को तो उसके ऊपर जाके उन्होंने बड़े गम और गुस्से का इज़हार किया, क्योंकि आपको पता है हमारा माशरा बरादरियों और कबाइल इसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, इस तरह के दड़े होते हैं। तो वहाँ पे चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने इन सबको ये बात कही कि अच्छा, कल ही प्राइम मिनिस्टर को हम घर भेज देते हैं। ऐसा है कि ये अदम एतमाद की जो रेजोल्यूशन है इसके ऊपर आप तीनों चारों लोग वज़रा जो हैं आप दस्तखत करें। यानी वहां पर से भी वो पैगाम भी अनवार साहब को मिल गया था भाई कि इधर लोहा गर्म है, भाई दस्तखत होने की बात है। और सब लोग इस हद तक आपके मेंबरान वो पहाड़ी ज़ुबान में हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि तपे हुए हैं कि वो किसी भी वक्त कोई भी आपका खड़ाक कर सकता है। तो इसलिए फिर वो खुद ही से लोगों को पहले से अपनी जहन साजी के लिए, अपने अंदरून को की तशफ़ी के लिए बारहा ये बातें करते रहते हैं कि बस मैं तो तैयार हूँ, गाड़ी भी मेरी तैयार है, मैं जाने में देर नहीं रखूँगा। तो ये खौफ, ये अनवार साहब से, अनवारुल हक साहब से मेरा अपना ताल्लुक़ रहा है। मैंने तो वैसे उनको हमेशा शरीफ आदमी पाया। तो जब इक़्तिदार मिलता है यासर आरफ साहब को, बड़े बड़े लोग जो हैं, फिर देखें ना, इक़्तिदार फ़कीर बनने के लिए तो नहीं उन्होंने लिया होता, तो इक़्तिदार के फिर मज़े भी होते हैं, इक़्तिदार की वजह से मज़े। बिल्कुल ऐसे ही है। मांगड़ साहब को कल परसों बैरून मुल्क से एक आपके बरखुरदार, आपके एक शागिर्द, उन्होंने फ़ोन कॉल पे ये बात मेरे साथ भी शेयर की। अच्छा हुआ आपने यहाँ पे उसका जिक्र कर दिया। वो बताने लगे कि जब मैं मांगड़ साहब के साथ हुआ करता था तो अनवारुल हक साहब मांगड़ साहब के दफ्तर आके कई कई घंटे वहाँ पे पड़े रहते थे
और वहाँ पे अपने मद्दे मुकाबिल जो उनके चौधरी तारिक फारूक साहब हैं उनके खिलाफ खबर जो है ना प्लांट किया करते थे, खबर दिया करते थे। प्लांट कर देखे ना, फिर प्लांटेड खबरें, तो इसका मतलब मैं प्लांटेड खबरें नहीं, आप देखें ना, आप खबर शाया करते थे नहीं करते थे, वो तो अपनी तरफ से देते थे ना, शाया होती थी। देखें अखबार का जो दफ्तर होता है या न्यूज़ एजेंसी का दफ्तर होता है, इवन चैनल का दफ्तर, वहाँ पे जर्नलिस्टों के तल्लुकात तो होते हैं, वहाँ सियासतदान आते हैं, फिर सियासतदानों से ऐसे तल्लुक होते हैं कि वो कोई खबर आपको देते हैं। तो ये तो हमारा तो काम है, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जट जिहड़ा है वो तुहानू गन्ने ही दे सकता है ना। इसका मतलब ये होता है कि जट ने तो गन्ने ही बीजे ने, तो या फिर गर्मियां जो देखो कणक होंदी है। तो मैं चूंकि चौधरी अनवारुल हक साहब भी जट हैं, हाँ, और आपने ये वैसे ही अजराए तो फन्नन ये कह दिया, मुकोले बयान कर दिए, लेकिन वाकई सही बात है उनके भाई या तो गन्ने, हाँ जी, तो वो गन्नों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा आपने जो नाम लिया है वो भी पब्लिक के लिए उनके पास। वो अनवारुल हक साहब आते थे तो वो काबिल एहतराम, यहाँ देखे ना आज़ाद कश्मीर के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे इख्तलाफ जितना मर्जी हो, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, अल्लाह उनकी और इज्जत बढ़ाए। अपोजिशन का काम तो यही होता है कि वो खामियां बताए। आप देखें, और हम जो जर्नलिस्ट होते हैं हम भी तकरीबन अपोजिशन ही होते हैं। अब हम ये कहाँ पे बैठ के हम ये कहें ना कि जी अनवार सरकार जो है बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, तो यही हमारे दोस्त अब आप हमें कहना शुरू हो जाएंगे कि यार देखो लफाफी बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। तो हमारा जर्नलिस्ट का असल काम यह है कि वो तनकीद करे, बताए कि ये कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पे 900 बेलदार फारग हुए, उस पर हमने तनकीद की, फिर अवामी एक्शन कमेटी है उस पर भी हमने खुल के बात की है, फिर अनवार सरकार की और जो कमज़ोरियाँ हैं, और अनवार सरकार जो है वो जो चुमुखी किस तरीके से खेलते हैं कि उनका इक़्तिदार जो है वो पक्का रहे। तो अनवार सरकार, चौधरी अनवारुल हक साहब के बारे में मैं बता रहा था कि चौधरी अनवार साहब जो हैं, एक वक्त था कि उनको ये फिक्र लाहक रहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या नहीं। अब उनको एक फिक्र रहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे या नहीं। अच्छा, ये यार ये जो सेक्रेटरी जंगलात जो हैं इनको नैब ने उठाया और फिर छोड़ दिया, ये क्या कहानी है? नहीं, एहतसाब ब्यूरो ने इनको जो है ना आज़ाद कश्मीर में उठाया था। बुनियादी तौर पे मांगट साहब, ये चौधरी इम्तियाज साहब का, क्योंकि जब उठाया गया ना तो बड़ी स्टोरीज मेरे पास भी आई कि जनाब बड़े राज फाश होने वाले हैं। जी जी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जाएं घर चले जाएं। अच्छा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसकी अगर डिटेल्स में हम जाएं मांगट साहब, और हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस भी है ये केस। इस लिहाज से हुआ यूं कि दीरकोट जो आज़ाद कश्मीर का हल्का है, जहाँ से माजी के साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक अहमद खान साहब का वो आबाई हल्का है, वहाँ पर एक ठेकेदार हैं जो मुबैना तौर पर सरदार अतीक साहब के फाइनेंसर हैं। अच्छा। उन्होंने लकड़ी का ठेका लिया हुआ था, तो लकड़ उन्होंने काटी जंगल से, और ट्रक वो भेज रहे थे अपने कंस्टिट्यूएंसी से बाहर भेज रहे थे फरोख्त के लिए। अब ये हुआ कि वो ट्रक चौकी पे पकड़ा गया कि जिसमें इस्तेकाक से ज्यादा लकड़ मौजूद थी, यानी ज्यादा लकड़ मौजूद थी, वो जा रही थी बाहर, स्मगल होके जा रही थी, एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं। उस पे चौधरी इम्तियाज साहब ने उस ट्रक को रोक दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं महकमाना इंक्वायरी करूंगा। महकमाना इंक्वायरी की जब उन्होंने बात की तो सरदार अतीक साहब ने अनवारुल हक साहब को अप्रोच किया फ़ोन पर कि यार इस तरह मेरा ट्रक इसने पकड़ लिया आपके सेक्रेटरी ने, तो लिहाजा इस ट्रक को छुड़वाएं। तो अनवार साहब ने चौधरी इम्तियाज साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई वो सरदार अतीक साहब का ट्रक छोड़ दो। लेकिन इम्तियाज साहब ने यह बात नहीं मानी। उस ऑफिसर ने अपनी जगह पे दुरुस्त किया, ये बात नहीं मानी। लेकिन सरदार अतीक साहब ने महकमाना जंगला कार्रवाई के बाद ये कहा कि नहीं, पुलिस इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने भी उसकी इंक्वायरी की, तो उसमें से भी रिजल्ट वही निकले कि इस्तेकाक से जायद जो है ना लकड़ उसमें मौजूद थी। फिर ये ट्रक वहीं पे बंद रहा क्योंकि मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। अब अतीक साहब भागे पहुंचे जाके अनवारुल हक साहब के पास बराह रास्त, और वहां जाके बैठ गए कि जब तक मेरा वो ट्रक मेरे फ्रंटमैन का नहीं छोड़ा जाएगा तब तक मैंने यहां से जाना ही नहीं है। इस पर अनवारुल हक साहब ने सेक्रेटरी चौधरी इम्तियाज को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें कहा कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में मैंने, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अतीक साहब के बारे में मैंने पहले आपको कहा था कि आप इनका ट्रक छोड़ें, क्यों नहीं आप छोड़ ले, अभी ये आके यहाँ पे बैठ के लिहाजा इनका ट्रक छोड़ें। यानी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इलीगल हुक्म दिया। ये उसूल परस्त प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब का वो कच्चा चट्टा है जो हम पब्लिक के सामने ला रहे हैं। इस पर चौधरी इम्तियाज ने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म की तामील के लिए जाकर उस पे ट्रक छोड़ने का जो था उसके ऊपर खुद अपने दस्तखतों से वो ट्रक छुड़वा दिया, छोड़ दिया। अनवार साहब ने नहीं, सेक्रेटरी चौधरी इम्तियाज ने। अच्छा, यानी कीमती लकड़ी का कारोबार करने वाले कश्मीर में भी पुष्पा मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। आजाद कश्मीर पुष्पा फिल्म देखी है ना आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। वो इंडियन फिल्म है, उसमें सारा काम ही कीमती लकड़ी का है।
बिल्कुल ये बात कही जाती है कि दुनिया जंगलात दिखा के पैसे लेती है इंटरनेशनली, और आज़ाद कश्मीर वो वाहिद कंस्टिट्यूएंसी है जहां जंगलात बेच के पैसे लिए जाते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी ऐसे ही धंधे होते हैं, बट होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो कहां पहुंच गए हम कहां हैं वो भी तो एक चलें डिबेट अक्सर ऐसा। और लेकिन इम्तियाज साहब ने जब ये अपने दस्तखतों से वो ट्रक छोड़ दिया, उसके बाद एहतसाब ने इस केस को टेकअप किया और इम्तियाज साहब को ले गए। हालांकि उन्होंने किसी कंजर्वेटर या किसी और ऑफिसर के दस्तखतों से वो छोड़ा जाना चाहिए था, जो उनसे गलती हुई। उस पर एहतसाब ने इम्तियाज साहब को उठा लिया। अब इम्तियाज साहब को वहां पे कहा गया, जो वो वर्बली तो कहते रहे मुख्तलिफ लोगों से, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे सरदार अतीक साहब के लिए ये ट्रक छोड़ा है। लेकिन उन्हें जब कहा जाता था कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके ये स्टेटमेंट दें या रिटन ये स्टेटमेंट दें कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे ये छोड़ा, तो उस पर वो नहीं आते थे। यानी अनवार साहब का खौफ, और अनवार साहब के बारे में कहते हैं कि अनवार साहब ने उन्हें कहा हुआ था कि इस पे पीछे पता नहीं कौन है, लिहाजा ये ट्रक अगर आपने दिया बयान तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो उनके खौफ के तरीके। अब आजाद कश्मीर का एक उसूल पसंद प्राइम मिनिस्टर मौजूदा, जिसने साबिक प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए एक इलीगल काम किया मुबैना तौर पर, और एक अपने सेक्रेटरी की तजलील और तहकीर करवाई, उसके फोटो जो है ना शेयर करवाए। ये है ब्यूरोक्रेसी को डराने और खौफ में लाने का अनवारुल हक साहब का इलीगल तरीका। अब इससे अंदाजा करें मांगड़ साहब, अतीक साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, और आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो रियासत की स्वादे आजम जमात रही माजी में, उसके बारे में अब ये परसेप्शन है, और अनवार साहब भी मुख्तलिफ मुक्तदर हल्कों को बारहा ये बात कहते हैं कि जब भी ये मौसूफ मेरे पास आते हैं तो अपने जाती काम के लिए आते हैं, कभी अपने बेटे के लिए को एडजस्ट करने के लिए आते हैं, कभी और किसी रिश्तेदार के लिए, कभी अपने जाती काम, घर के काम, गाजियाबाद के काम, जो उनका अपना भाई लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं ना यासर यार, ये लकड़ी, कीमती लकड़ी का कारोबार करने वाले पुष्पा जहां भी होते हैं ना, वो आज़ाद कश्मीर में हो, मकबूजा कश्मीर में हो, या भारतीय किसी और रियासत में हो, इवन इस्लामाबाद में भी कीमती लकड़ी का कारोबार करने वाले, जंगलात काटने वाले छोटे छोटे पुष्पा पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो होते बड़े ताकतवर हैं, क्योंकि सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा होता है। किया ना, अच्छा ये एक सेक्रेटरी को नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि सीक्रेट फंड के हवाले से कल जब क्वेश्चन हुआ है सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से, तो बड़ी हैरानगी की बात उन्होंने कहा कि सीक्रेट फंड, एक तो ये तो बात दुरुस्त है कि सीक्रेट फंड होता ही सीक्रेट है, उसको मंजर-ए-आम पे कैसे लाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा अगर लाना तो ले, तो वो सीक्रेट फंड गया ही ऐसे तगड़े आदमी के था। तो यार तगड़े आदमी के लिए था सीक्रेट फंड ये? मेरे ख्याल में उनका ये जो स्टेटमेंट है, तनवीर इलियास साहब ने जो इसके ऊपर कमेंट किया है ना, ये बड़ा, और जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, और पैगाम जहां तक वो पहुंचाना चाहते थे, मेरे ख्याल में वो पैगाम पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। उसमें इसके ऊपर मजीद भी उन्होंने बात की कि बाद में फिर धुआं निकलेगा। अच्छा। और जब मैं बोलता हूं तो फिर धुआं उठता है, और ये बात है, आपको पता है कि वो बोलने में और बोल्ड स्टेप लेने में और जुर्रत के साथ वापस काउंटर करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। और अनवारुल हक साहब से माजी में एक मीडिया टॉक में ये बात पूछी भी गई थी कि आप ये जो सीक्रेट फंड और कुछ और भी अरबों रुपए की बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, तो इसके बारे में क्लैरिफाई करें। तो अनवार साहब ने उस मीडिया टॉक के अंदर कहा था कि ये जो 2-3 अरब की मैं बात कर रहा हूँ, इसका साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट और महकमा जात का मसला है। सीक्रेट फंड के हवाले से उन्होंने ये बात कही, और सीक्रेट फंड के हवाले से कानून भी यही कहता है, और खुद उन्होंने जो बात कही कि वो सीक्रेट किस बात का हुआ, तो डेफिनेटली 60-65 करोड़ सरदार तनवीर इलियास की तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो हर बात जानता है, वो तो आम लोग भी उनके बारे में यही तासर करते हैं, चलते फिरते किसी को जो है ना 5-8 लाख रुपए जेब से निकाल के दे देते हैं। ये तो उनका एक बिजनेस सियासत में आने से पहले का भी इससे बड़ा प्रोफाइल है, और उन्होंने करोड़ों रुपए जो है ना लोगों की इमदाद और इसमें दिया हुआ है, ये तो रिकॉर्ड है। बल्कि हमारे एक सीनियर साफ़ी दोस्त हैं, लास्ट टाइम वो कहने लगे कि मेरा 30 साला साफ़ती तजर्बा है, और मैंने इस स्टफ़ का शख्स कोई नहीं देखा, सरदार तनवीर इलियास साहब के स्टफ़ का, कि जिस शख्स का हाथ इतना खुला है, इतना खुला है। और एक और दोस्त वहाँ पे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उनको मुखातिब करते हुए कहा कि भाई साहब सिर्फ हाथ ही नहीं खुला, मैं इससे अगली बात जो मैंने और क्या देखी है, इससे आगे जो बात में वो उन्होंने कही वो ये कि ये शख्स दे के खुश भी होता है। अच्छा। यानी ये वो शख्स है जो दे के खुश होता है, वरना किसी की जेब से जब पैसा निकलता है तो उसके बाद उसका गमो गुस्सा जो है ना काफी वक्त तक खत्म नहीं होता। एक चीज ही ऐसी है ना दौलत, लेकिन ये वो शख्स है जो देने के बाद खुश होता है, फिर पता भी करता है कि उसका मसला हल हुआ नहीं हुआ। तो ये जो सीक्रेट फंड्स के हवाले से जो गप है अनवार सरकार ने चलाई हुई है, कुछ और लोगों ने भी, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है।
बहुत शुक्रिया यासर आरफ साहब। नाजरीन, ये सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से, जो यासर आरफ मेरे छोटे भाई हैं, इनका मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है ये उनसे मोहब्बत करते हैं, ये इनका मौक़िफ़ है। मेरा बहरहाल इस हवाले से राय दूसरी है कि वो पैसे बांटते हैं। पैसे ज़ाहिर है कोई बंदा ऐसे तो नहीं बांटता, कोई सड़क के खड़े होकर नहीं बांटता, और सियासतदान जो होते हैं वो हर उस बंदे को पैसा देते हैं, वो भी ऐसे नहीं कोई सड़क पे खड़े होकर पैसे दे देते, वो देते उसको हैं जिससे उनको फ़ायदा नज़र आता हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीक्रेट फंड का जो जिक्र हुआ है कि 65 करोड़ रुपए किसको दिए गए, ये बड़ी बात है। अगर तो ये 65 करोड़ रुपए किसी मुस्बत कार्रवाई के लिए थे, वो कहते हैं किसी तगड़े आदमी को दिए गए, उनसे पूछा नहीं जा सकता। अब पता नहीं वो तगड़ा आदमी ये 65 करोड़ लेके किधर चला गया, वो भी कोई पुष्पा तो नहीं है, पता करना चाहिए। बहरहाल खबर तो ये अच्छी है कि 65 करोड़ किस तगड़े आदमी को दिए, तो जनाब हम तो नहीं पता कर सकते। चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि 65 करोड़ किस तगड़े आदमी को दिए, ताकि अवाम को तो पता चले ये 65 करोड़ रुपए गए कहाँ हैं। शमशाद मांगट और जनाब यासर आरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।